प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण देने का निर्देश दिया। और पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के चरस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में 14,762 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इस महाअभियान के तहत अब तक 17,55,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि खगड़िया में रेलवे स्टेशन पर ट्रांजिट टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्टेशन से बाहर जा रहे लोगों को भी टीके देने की व्यवस्था की गई है। वहीं नवादा जिले में दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इधर कोविन पोर्टल के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 6,70,18,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं देश भर में 1,04,77,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र लोगों और पहला डोज नहीं ले सकने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। उन्होंने बताया कि देश के ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां आधे से भी कम पात्र लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। इन जिलों में टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। एम्स देवघर के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने त्योहारों के मौसम में कोविड फैलने की आशंका को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इस त्योहार के समय में बहुत सावधानियां बरतें और कहीं भी भीड़ भाड़ में इकट्ठे ना हो। त्योहार घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ मनाएं, ज्यादा समूह में ना बनाएं, क्योंकि ये संक्रमण का ट्रांसमिशन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यदि ये समूह में लोग में फैलता है तो बहुत तेज फैलता है और हो सकता है कि यदि हमने चीजों का ध्यान नहीं दिया जो हमारी कोविड बिहेवियर्स ने या कोविड सावधानियां हैं, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथ की सफाई रखना, यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम जिनके साथ आज त्योहार मनाने भीड़ में जा रहे हैं वो कल हमारे साथ ना हो, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी रहें और हमारे प्रियजन भी रहें। तो इसलिए हम इस समय त्योहार के समय में बहुत विशेष सावधानियां बरतें। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू कोविड प्रतिबंधों की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। हड़ताली चिकित्सकों के संघ ने बताया कि 5 साल से स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। हड़ताल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। आईएमए बिहार शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी तरह जायज है और संघ इसका समर्थन करता है।
केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। श्री सिंह आज IIM बोधगया में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से कॉलेज अब सिर्फ डिग्री प्राप्त करने की जगह नहीं रहेगी, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण का साधन भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बनने जा रहा है। इस दृष्टिकोण से उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान ही विश्व में देश की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण देने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस व्यवस्था को 1 साल के अंदर सुनिश्चित करने को कहा। पटना उच्च न्यायालय ने नारायणपुर मनिहारी पूर्णिया उच्च पथ के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शाश्वत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम। बुधवार 27 अक्टूबर को हमने पूछा था कि देश से गवर्नर जनरल शासन प्रणाली का समापन कब हुआ। श्रोताओं, इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। देश में गणतांत्रिक व्यवस्था और नया संविधान लागू होते ही गवर्नर जनरल की शासन प्रणाली समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति की व्यवस्था अस्तित्व में आई। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से विजेता बने हैं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड निवासी रविशंकर कुमार। आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में अपने विचार साझा करते हुए श्री कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी के साथ आकाशवाणी पटना का समाचार सुनता हूं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव खासकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है और हमें इससे प्रेरणा लेनी भी चाहिए। जिन्होंने हमारे खुशहाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी उनके लक्ष्य को पूरा करें। आजादी के अमृत महोत्सव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आजादी जो कि हमें सचमुच अमृत ही मिल गई हो। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला विजेता आप भी बन सकते हैं। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अगला प्रश्न शुक्रवार को संध्या 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में इसी समय पूछा जाएगा। विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमने के बाद दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इधर चुनाव आयोग द्वारा मतदान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पटना स्थित कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0612221597 पर संपर्क किया जा सकता है। इधर हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। ये कक्ष आज से काम करने लगा है तथा 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक काम करेगा। दोनों सीटों पर मतदान 30 अक्टूबर को होगा। 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से 9 और कुशेश्वर स्थान से 8 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष तारापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अरुण कुमार साह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की है। पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पार्टी ने शिकायत की है कि प्रचार समाप्त हो जाने के बावजूद राजद प्रत्याशी श्री शाह भाजपा के नेताओं की तस्वीर लगाकर मतदाताओं के बीच पर्चे बांट रहे हैं।
कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर दरभंगा के पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा को चुनाव कार्य से हटा दिया गया है। दरभंगा के एसएसपी ने दिलीप कुमार झा के स्थान पर अमित कुमार को चुनाव ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया है। वहीं बेनीपुर, दरभंगा सदर और बिरौल के वर्तमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी चुनाव कार्य से